A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. Channel name has been changed. Now its new name is Om Vartika Classes. Today I am going to discuss about William Shakespeare's play Cymbeline. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट Cymbeline play. Its genre is romance. ये सिम्बलिन क्या है? एक रोमांस है. एंड इट्स सेटिंग इज ब्रिटेन. ब्रिटेन एंड इटली. ब्रिटेन एंड इटली इसकी सेटिंग है. एंड फर्स्ट performed 1609 to 1610 and first printed 1623. ये फर्स्ट फोलियो में फर्स्ट प्रिंट हुआ था. एंड फोर्थ पीरियड का ये प्ले है. फोर्थ पीरियड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्ले किस पीरियड का है. तो ये फोर्थ पीरियड का प्ले है फ्रेंड्स. इसकी टाइमिंग 1609 to 1612 एंड इसका सोर्स है हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल. हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स. हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल क्या है? अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स. अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट्स ये हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स का अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स. और बोकेसियोज डेकामेरॉन इसका सेकंड सोर्स है. बोकेसियोज डेकामेरॉन इसका ये सोर्स है फ्रेंड्स. तो इसके कैरेक्टर को हम देखते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर सिम्बलिन, किंग ऑफ ब्रिटेन. ये ब्रिटेन का राजा रहता है सिम्बलिन. एंड क्लॉटेन, सन टू द क्वीन बाय ए फार्मर हस्बैंड. ये फार्मर हस्बैंड का बेटा है क्लॉटेन. नेक्स्ट कैरेक्टर इमोजन, डॉटर टू सिम्बलिन. ये सिम्बलिन की बेटी है बाय ए फार्मर क्वीन. इमोजन डॉटर टू सिम्बलिन. नेक्स्ट कैरेक्टर पास्थोमस लियोनेटस, हस्बैंड टू इमोजन. इमोजन का हस्बैंड पास्थोमस लियोनेटस. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर बेलारियस, अ बेनिस्ड लॉर्ड डिस्गाइज्ड एज मॉर्गन. ये मॉर्गन के नाम से अपना चेहरा बदल करके, फेस बदल करके ये बेलारियस रहता है एज ए मॉर्गन. इसको ध्यान में रखें. बेलारियस मॉर्गन नाम से वो रहता है. नेक्स्ट कॉर्नेलियस, अ फिजिशियन, एक डॉक्टर है कॉर्नेलियस. नेक्स्ट है याचिमो, फ्रेंड टू फिलैरियो. ये फिलैरियो का फ्रेंड है.
एंड नेक्स्ट कैरेक्टर ये फिलेरियो, फ्रेंड टू पास्थोमस का फ्रेंड, और फिलेरियो का फ्रेंड ये याचिमो है। नेक्स्ट गिल्डेरियस एंड अर्विरेगस आर सन्स टू सिम्बेलिन। ये सिम्बेलिन के बेटे हैं, गिल्डेरियस एंड अर्विरेगस। डिस्गाइज्ड एज पॉलीड्रोन, ये पॉलीड्रोन के नाम से गिल्डेरियस रहता है, एंड कैडवेल के नाम से अर्विरेगस रहता है। ओके। सपोज्ड सन्स टू बेलारियस, ये दोनों बचपन में ही बिछड़ जाते हैं राजा से। आप प्ले में आगे पढ़ेंगे तो सभी उसको बेलारियस का यहाँ पे बेटा समझते हैं। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर हेलेन, वुमन टू इमोजिन। हेलेन ये नौकरानी रहती है इमोजिन। और यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर है पिसानियो, सर्वेंट टू पास्थोमस। पिसानियो कौन है? सर्वेंट टू पास्थोमस। एंड केयस लूसियस, जनरल ऑफ रोमन फोर्सेस। केयस लूसियस। ओके फ्रेंड्स, तो कैरेक्टर को आप देख लीजिए अच्छे से। अब हम प्ले को स्टार्ट करते हैं। सिम्बेलिन बाय विलियम शेक्सपियर। इंग्लैंड के राजा सिम्बेलिन की एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम इमोजिन था। उसकी सौतेली माँ अपने पूर्व पति से उत्पन्न बेटे क्लोटेन से इसका विवाह करना चाहती थी। इमोजिन की शादी क्लोटेन से वो करना चाहती थी, परंतु इमोजिन ने राजा और रानी की इच्छा के खिलाफ पस्थ्यूमस लियोन्टस नामक एक साधारण परिवार के सुयोग्य युवक से शादी कर ली। इसके इस कार्य से रुष्ट हो राजा ने अपनी बेटी को नज़रबंद कर दिया और उसके पति को देश से निर्वासित कर दिया। राजा के सभासदों का मानना था कि इमोजिन ने जिस युवक से शादी करने से इनकार कर दिया वह सही आदमी नहीं है। उनका कहना था कि पास्थोमस जैसा अच्छा युवक दुनिया में मुश्किल से ही अन्य मिलेगा। जितना सुंदर वह बाहर से दिखता है उतना ही सुंदर और साफ उसका हृदय भी है। वे ये समझते थे कि क्लोटेन की एकमात्र विशेषता है रानी के पूर्व पति की संतान होना। ओके। पर पस्थ्यूमस के पिता सिसिलियस ने रोम के विरुद्ध युद्ध किया था। पस्थ्यूमस के अलावा उसके 2 बेटे और थे जो युद्ध में मारे गए थे। इसी शोक में संतप्त हो सिसिलियस भी संसार से चल बसा। पस्थ्यूमस के जन्म के पश्चात उसकी माता का भी देहांत हो गया। ब्रिटेन के राजा ने इस नवजात शिशु को अपने संरक्षण में रखकर इसका लालन पालन किया। उसका नाम पस्थ्यूमस लियोन्टस रखा। पस्थोमस लियोन्टस। उसे शिक्षित दीक्षित करके दरबार में स्थान दिया। अपनी योग्यता और व्यवहार से वह कुछ ही दिनों में सर्वप्रिय हो गया। उसकी सर्वगुण संपन्नता का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजकुमारी इमोजिन ने साधारण परिवार के उस युवक को अपना पति बना लिया। सिम्बेलिन उस युवक के प्रति इसलिए भी उदार था कि किसी ने उसके 2 बेटों का बाल्यावस्था में ही अपहरण कर लिया था। 20 वर्ष गुजर जाने के पश्चात भी उनका कहीं अता पता न था। इमोजिन और पस्थ्यूमस से रानी बहुत रुष्ट थी, मगर ऊपर से कृत्रिम ममता का दिखावा करती रहती थी। वह उन्हें
इस सजा से राहत दिलाने का आश्वासन देने से न चूकती। इस मायावी औरत की कूटनीति चालों से परेशान ये दोनों किसी प्रकार उसके फंदे से निकल भागना चाहते थे। देश निकाला होने के पश्चात पॉस्थ्यूमस रोम चला गया। जब इसको देश से निकाला गया तो ये पॉस्थ्यूमस रोम चला गया। वहाँ अपने पिता के दोस्त फिलेरियो के घर रहने लगा। जाते समय पत्नी को कहता गया कि फिलेरियो के पते पर तुम पत्र व्यवहार करना। हालांकि रानी ने ही इन दोनों को इस समय बात करने का अवसर दिया था, मगर बीच में आकर उस कपटी औरत ने इनकी बात समाप्त कर दी। बोली कि यदि राजा तुम लोगों को बातचीत करते देख लेगा तो मुझ पर आफत आ जाएगी। यह सुनते ही जब पॉस्थ्यूमस जाने के लिए तैयार हुआ तो इमोजिन ने उससे कुछ देर और रुकने का आग्रह किया। अपनी माँ की दी हुई हीरे की अंगूठी उसे पहनने के लिए दी। बोली कि मेरी मृत्यु के पश्चात जब तक तुम किसी दूसरी औरत को अपना न लेना, इस अंगूठी को अपने पास रखना। पॉस्थ्यूमस ने भी इमोजिन के हाथ में बाजूबंद पहना दिया। वे एक दूसरे को इतनी शीघ्र छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु चालबाज रानी ने उन्हें भरपूर प्यार करने का मौका ही नहीं दिया। इतने में ही राजा अपने पार्षदों के साथ उधर आता दिखाई दिया। पॉस्थ्यूमस तो चुपके से उसकी आंखों से ओझल हो गया। अपनी पुत्री को डांटते हुए राजा बोला, तुमने पिता के आदेश का पालन करने की शालीनता को भी खो दी है। एक भिखारी से शादी करके हमारी मर्यादा नष्ट कर दी। इमोजिन भी चुप न रही। उसने कहा कि उससे शादी करने का प्रोत्साहन आपने ही तो दिया, साथ साथ रहने और खेलने की सुविधा आपने ही प्रदान की। उस जैसे युवक पर कोई भी लड़की अपने को न्यौछावर करके गौरवान्वित हो सकती है। ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि मैं क्लोटन से बच गई। राजा बेटी की इन्हीं बातों से इतना नाराज था कि उसे अब जीवित नहीं देखना चाहता था। पॉस्थ्यूमस के वियोग में इमोजिन अपनी जान देने पर तुली थी। जाते समय न तो उसका चुंबन ले पाई और न उसे विदा करने जहाज तक ही जा सकी। दोनों के मन में असंतोष बना ही रह गया। रोम में फिलेरियो के घर पर बातचीत के दौरान पॉस्थ्यूमस ने अपनी पत्नी की प्रशंसा करके वहां उपस्थित फिलेरियो के मित्रों के मन में कौतूहल उत्पन्न कर दिया। उसने बड़े शान से उन्हें बताया कि मेरी पत्नी जैसी सुंदरी, साध्वी, बुद्धिमती और निष्ठावान औरत शायद ही कोई हो। उसकी बात सुनते ही इटालियन युवक आइकिमो ने पॉस्थ्यूमस से उसकी प्रेमिका को अपने वश में कर लेने की बाजी लगा ली। आइकिमो पॉस्थ्यूमस ने यह कहकर उसे और उत्तेजित कर दिया कि इटली में ऐसा कोई प्रेमी नहीं है जो मेरी प्रेमिका का दिल जीत सके। आइकिमो ने पॉस्थ्यूमस से कहा कि तुम मुझे अपनी प्रेमिका का पता ठिकाना दे दो, बातचीत करके मैं उसे पटा लूँगा। जिसके अचल सतीत्व की प्रशंसा कर रहे हो उसका आनंद भी ले लूँगा। यदि मैं ऐसा करने में सफल हो गया तो तुम्हारी यह अंगूठी मेरी हो जाएगी, अन्यथा मैं तुम्हें 10,000 डुकेट दूंगा। आइकिमो की शर्त मान पॉस्थ्यूमस ने इमोजिन द्वारा दी हुई अंगूठी इंग्लैंड से वापस आने तक की अवधि के लिए उसे दे दी। उसे विदा करने से पहले उससे यह भी कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी को अपने जाल में फंसाने में सफल हो जाते हो तो मुझे न तो तुम्हारे खिलाफ और न उसके संबंध में कुछ गिला होगा, लेकिन अगर तुमने जोर जबरदस्ती करके उसकी इज्जत लूटी तो तुम्हें इसका जवाब तलवार के माध्यम से दूंगा। बात पक्की करके आइकिमो ब्रिटेन की ओर चल पड़ा। इसके पहले कि वह इमोजिन के पास पहुंचे, रानी उसकी हत्या का जुगाड़ बैठा रही थी। उसने अपने डॉक्टर कॉर्नेलियस से विषैली दवा वाली शीशियों की एक पेटी प्राप्त कर ली थी। ये कॉर्नेलियस और फिजिशियन। डॉक्टर उसकी दुर्घटना भांप न सके, इसलिए रानी ने उससे कह दिया था कि मैं इसका उपयोग
मानव पर नहीं करूँगी। फिर भी कॉर्नेलियस उस औरत की बुरी नीयत से वाकिफ था, इसलिए उसने उन शीशियों के विष के बदले ऐसी दवा भर दी थी जिसके पीने से व्यक्ति कुछ देर के लिए बेहोश बेजान सा लगे और लेकिन होश आने पर और भी तरोताज़ा दिखाई दे। डॉक्टर को विदा करके रानी ने पस्थ्यूमस के विश्वस्त नौकर पिसैनियो यहाँ पे ये पिसैनियो तो डॉक्टर को विदा करके रानी ने पस्थ्यूमस के विश्वस्त नौकर पिसैनियो को फुसलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जिस दिन तुम मेरे पास यह खबर लाओगे कि इमोजिन रोना धोना छोड़कर मेरे बेटे को प्यार करने लगी है, उस दिन मैं राजा से कहकर तुम्हें पस्थ्यूमस से भी बड़ा आदमी बनवा दूंगी, खूब पुरस्कार भी दूंगी। उसे प्रभावित करने के लिए बोली, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा मालिक अब लौट कर आने वाला नहीं है, उस अभागे का भविष्य भी अंधकारमय है। क्या तुम ऐसे मालिक के प्रति निष्ठावान बने रहकर अपनी ज़िंदगी खराब कर दोगे? इसके बाद उसने डॉक्टर द्वारा दी हुई दवा की पेटी वहीं गिरा दी। पिसैनियो ने उसे उठा लिया। रानी ने उससे कहा कि तुम नहीं जानते कि इस पेटी में ऐसी संजीवनी है जिससे मैंने कई बार राजा के प्राण की रक्षा की है। इसे ले जाओ, तुम अपनी मालकिन को समझा बुझा कर मेरे बेटे के लिए राजी कर दो, बस फिर क्या है, तुम माला माल हो जाओगे। जाओ, मेरी बात याद रखना। रानी अच्छी तरह जानती थी कि यह नौकर अपने मालिक के प्रति पूर्ण समर्पित है। उसने सोचा कि मैंने उसे जो पेटी दी है, यदि उस द्रव का उपयोग खुद कर लेगा तब तो इमोजिन बेसहारा हो जाएगी। उसे अपना मन बदलना ही पड़ेगा, अन्यथा उसकी भी ऐसी ही गति होगी। निराशा से घिरी इमोजिन अकेले बैठी अपने भाग्य को कोस रही थी। कह रही थी कि मेरा पिता निष्ठुर हो गया है, सौतेली माँ कपटपूर्ण व्यवहार करती है, उसका बेटा मुझ विवाहित का दावेदार बन गया है, पति निष्कासित है। अच्छा होता यदि मेरे दोनों भाइयों की तरह मुझे भी कोई चुरा ले जाता, तो इस दुख से राहत पा जाती। परिस्थितियों से टूटी इमोजिन जब यह सब सोच ही रही थी कि फ्यूमस की चिट्ठी लिए हुए आइकिमो उसके पास आ पहुंचा। उसने इमोजिन को बताया कि पस्थ्यूमस स्वस्थ और प्रसन्न है, मित्रों के साथ हंसी करता रहता है, औरतों की बेवफाई की खिल्ली उड़ाता है। अब आइकिमो ने शरारत शुरू कर दी। उसने कहा कि ऐसे गाल जिन्हें चूम लेने के लिए होंठ बेताब हो जाते हों, ऐसी आंखें जो देखने वालों को अपने में कैद कर लेती हों, भला इनको छोड़कर किसी अन्य से इसका सौदा करना क्या ओछापन नहीं है? मैं अपने दोस्त के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन रोम पहुंचकर वह ब्रिटेन को भूल गया है और अपने आप को भी। उसने इमोजिन से कहा कि तुम जैसी रूपसी के प्रति उसका अन्याय मन को दुखी कर देता है। राजपुरुषों को गौरवान्वित करने वाली तुम जैसी तरुणी ऐसे साधारण युवक के फेर में पड़कर यह सब कैसे बर्दाश्त कर रही है? उसे तो दंडित करना चाहिए। तुम्हें भूल तुम्हारे ही पैसे से वह वनिताओं के संग मौज उड़ा रहा है। उसने कहा कि पस्थ्यूमस जैसे भगोड़े की बनिस्बत में ज़्यादा ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करूंगा। इस प्रकार बनावटी सहानुभूति दिखाने के बाद आइकिमो एक हाथ और आगे बढ़ा। इमोजिन से कहा कि जरा आप मुझे अपने होठों की सेवा करने का मौका दें। यह सुनते ही उस रमणी ने आइकिमो को दुत्कारते हुए कहा, व्यर्थी मैं तुम्हारी बातें इतनी देर से सुनती रही। ये लंबी चौड़ी बातें क्या इसलिए कर रहे थे? तुम कितने नीच हो कि एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं है उसकी बुराई करने में लगे हुए थे, और यह कहकर तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इस शैतान की हरकत से वह इतनी नाराज हुई कि राजा को इसकी बेहूदगी की सूचना देने के लिए अपने नौकर पिसैनियो को आवाज़ दे दी। आइकिमो ने क्षमा मांगते हुए उससे कहा कि मैंने तो तुम्हारी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए यह सब कहा था। धन्य है पस्थ्यूमस लियोन्टस जिसने ऐसी निष्ठावान औरत पाई है।
चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने किसी प्रकार इमोजिन का गुस्सा शांत कर दिया। लेकिन वह तिकड़मी बिना अपना काम पूरा किए चुप बैठने वाला न था। इमोजिन को जाल में फंसाने के लिए उसने अब चालबाजी का सहारा लिया। उसने कहा, सम्राट को उपहार देने के लिए मैंने फ्रांस से एक रत्न जड़ित बहुमूल्य सुंदर पेटी खरीदा है। उसे तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। वह उपहार एक ट्रक में है। रात में उसे भेज दूंगा। उसकी बातों पर विश्वास करके इमोजिन उसकी यह धरोहर अपने शयन कक्ष में रखने के लिए राजी हो गई। इस प्रकार एक ट्रक के अंदर छिपकर वह छली इमोजिन के शयन कक्ष में पहुंच गया। आधी रात तक पढ़ने के बाद इमोजिन थक कर सो गई। उसके कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। आइकिमो चुपके से ट्रक से निकला। शुभ श्वेत शैया पर कुमुदनी सी कमीन उस कोमलांगी की काया पर नजर पड़ते ही उसका मन मचल उठा। चुंबन लेने की ललक को दबाया, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। कुछ ऐसा सटीक सबूत हथियाना था जिससे पस्थ्यूमस को पता चल जाए कि उसकी प्रेयसी के गोपनीय खजाने में उसने सेंध लगाई है। उसने इमोजिन के शयनागार का सूक्ष्म निरीक्षण किया, कमरे की सजावट बनावट को नोट किया, परंतु इससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ जिसे देखकर वह खुश हो गया था, इमोजिन के बाएं हाथ पर तिल। बस उसका काम हो गया। उसके आहिस्ता से इमोजिन का बाजूबंद उतारा और दाखिल हो गया बक्स के अंदर। बेचारी इमोजिन एक और तो आइकिमो के इस दुष्चक्र में फंस गई थी और दूसरी ओर क्लोटन अभी भी उसके पीछे पड़ा था। गाना सुनकर उसे अपने वश में करना चाहता था। क्यों राजा की भी ऐसी धारणा थी कि इमोजिन पस्थ्यूमस को भूल जाएगी और कभी न कभी क्लोटन को अपना बनाएगी। ये क्लोटन इतना बेताब था कि सवेरा होते ही उसने इमोजिन का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। वह ज्यों ही बाहर आई उससे प्रेम का इजहार किया, लेकिन इमोजिन बोली, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरा पिंड छोड़ो। इतना सुनते ही क्लोटन बोल पड़ा, बाप का कहना न मानकर तुमने दरबार के जूठन पर पले एक भिखारी से गांठ जोड़ लिया, राज सुख से वंचित हो गई। अपने पति के संबंध में उसकी यह टिप्पणी सुनकर इमोजिन तिलमिला उठी। बोली, नीच, तुम तो उसके होने लायक भी नहीं हो। पति की अनुपस्थिति में क्लोटन को इस छेड़छाड़ से वह उतनी परेशान नहीं थी जितना कि बाजूबंद के खो जाने से। पस्थ्यूमस के प्यार की यह निशानी इमोजिन के लिए कलंक की कहानी गढ़ सकती थी। ब्रिटेन से चुराया बाजूबंद लेकर आइकिमो पहुंच गया रोम। पस्थ्यूमस को दिखाने के लिए पहले तो उसने पस्थ्यूमस के सामने इमोजिन के शयन कक्ष की बनावट सजावट का विस्तृत विवरण दिया। फिर इमोजिन का बाजूबंद उसके सामने रख दिया। जब उसने इमोजिन के तिल का हवाला दिया तब तो परफ्यूमस सन्न रह गया। उसने मान लिया कि आइकिमो उसके साथ हमबिस्तर हुआ होगा, उसका उपभोग किया होगा। इमोजिन की कामुकता और बेवफाई से उद्विग्न पस्थ्यूमस अब उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहता है। ब्रिटिश राज दरबार में उसका कत्ल करने का संकल्प कर लिया। इसी बौखलाहट में पस्थ्यूमस सोचने लगा, नारी पुरुष की अर्धांगिनी कहीं तो जाती है, लेकिन होती है नितांत स्वेच्छाचारिणी। उस पर विश्वास करना मुश्किल है। मैं इमोजिन को बेदाग औरत समझता था, लेकिन हुआ क्या, बिना किसी प्रतिरोध के उसने आइकिमो को अपना शरीर समर्पित कर दिया। नारी जाति पाप की पिटारा होती है। झूठ, खुशामद, छल, कामुकता, लोभ, प्रतिहिंसा, अहंकार, वासना, चपलता, स्वच्छंदता आदि नारकीय प्रवृत्तियां नारी जाति में होती हैं। उसने एक कड़ा पत्र लिखकर
इमोजिन की निंदा करने का निर्णय किया। वो पत्र लिखा, एक अपने नौकर पिसैनियो के नाम और दूसरा इमोजिन के। अपने मालिक का पत्र पाकर पिसैनियो परेशान हो उठा। सोचने लगा कि इमोजिन जैसी सती साध्वी नारी पर व्यभिचार का दोषारोपण करने की बात मालिक के मन में कैसे आई। क्या उस झूठे इटालियन ने तो यह विष उसके मन में नहीं खोला। अपनी सत्य निष्ठा के कारण ही तो वह नववधू विरहिणी का जीवन बिता रही है। फिर उस पर ऐसा अविश्वास क्यों। भला मैं उसका काम तमाम क्यों करूं। यह कैसे हो सकता है। अंत में खींचकर बोला, बाज आया मैं इसी स्वामी भक्ति से। लेकिन पत्र पाकर इमोजिन आत्मविभोर हो उठी। सोचा कि साजन ने कुशल क्षेम लिखकर मुझ प्रेम वियोगिनी को सांत्वना दिया होगा। पत्र खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि तुम्हें देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ, मुझसे मिलफोर्ड हेवन में मिलो। उसने नौकर से पूछा कि यह जगह कितनी दूर है, कितने समय में पहुंचा जा सकता है। काश मेरे पास पंखदार घोड़ा होता। उसने कहा कि पहले यहाँ से छिपकर मेरे निकलने की व्यवस्था करो। मेरे लिए घुड़सवारी का साधारण सूट ले आओ। पत्र द्वारा इमोजिन को जहाँ बुलाया गया था उसी अंचल में उसके दो भाई गिडेरियस और आर्विरेगस विलेरियस नामक निष्कासित लार्ड के साथ जंगली जीवन बिता रहे थे। उसके भाई गिल्डेरियस और विरेगस ये इमोजिन के भाई दोनों गुफा ही उनका घर था और आखेट ही भोजन। ये दोनों राजकुमार जो अब पॉलीडोर और कॉर्डवेल नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे आपको बताया गया ये पॉलीडोर और कॉर्डवेल नाम से ये जाने जाते थे। उसी विलेरियस के साथ खेलते थे, वही उन्हें ज्ञान देता था और सांस्कृतिक शिष्टाचार तथा सांसारिक समस्याओं के संबंध में जानकारी भी। यह लॉर्ड विलेरियस जो अब मार्गन बन गया था, यहाँ पे आपको बताया गया विलेरियस वो अपना नाम मार्गन चेंज करके वो रख लिया था। कभी ब्रिटेन के राजा का प्रिय मित्र था। ब्रिटेन के राजा का ये मित्र था। रोम के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन किसी ने उसे रोम का मित्र बताकर राजा के कान भर दिए और उसे देश से निकाल दिया था। 20 वर्ष से वह इसी जंगल में रहता था। राजा के इन दोनों बेटों को जब वे केवल 2-3 साल के थे अपने साथ उठा ले आया था। न तो ये लड़के जानते थे कि वे राजा के बेटे हैं और न राजा सिम्बेलिन को ही पता था कि उसके बेटे जीवित हैं। पति के बुलावे पर इमोजिन की जगह आ पहुँचे, लेकिन पस्थ्यूमस का कहीं पता न था। नौकर का उड़ा उड़ा चेहरा देखकर वह और भी परेशान हो गई। बेचारा पिसेनियो सकते में था। क्या कहता क्या बताता। उसने पस्थ्यूमस की चिट्ठी इमोजिन को पकड़ा दी। पस्थ्यूमस ने पिसेनियो को लिखा था कि तुम्हारी मालकिन वेश्या है, उसने हमारी सया कलंकित कर दी है, उसका अंत कर दो। मिलफोर्ड में यह काम आसानी से कर सकोगे। इमोजिन यह चिट्ठी पढ़कर अवाक रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति कभी ऐसा सोच सकता है। ताड़ गई कि वही बदमाश आइकिमो जिसने मेरे पति पर चरित्रहीनता का लांछन लगाया था, मेरे खिलाफ यह विषवमन किया है। वह नौकर से बोली, अपनी तलवार निकालो और काट डालो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो मेरा कलेजा जिसमें अब तक तुम्हारा मालिक बसता था। इमोजिन के बार बार कहने पर भी पिसेनियो आगे नहीं बढ़ा तो वह खींचकर बोली, आखिर मुझे इतनी दूर क्यों लाए। नौकर ने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं मालिक के पास आपके मरने की रिपोर्ट भेज दूंगा। राजदरबार में आपकी अनुपस्थिति इसका सबूत हो जाएगी।
उसने इमोजन से कहा कि कल इसी मिलफोर्ड हेवन में रोम का दूत लूसियस आएगा। पुरुष वेश धारण करके आप उसका नौकर बनकर रोम पहुंच जाएं। ये लूसियस केयस। रोम का सेनापति लूसियस 3000 पाउंड वार्षिक बकाया कर की वसूली के लिए रोम से भेजा गया था। रोम की इस मांग को ब्रिटेन की रानी और उसके बेटे क्लोटन दोनों ने ठुकरा दिया था। राजा सिम्बेलिन ने भी बड़े ही शिष्ट संयत ढंग से कर न देकर रोम की गुलामी को खत्म करने की घोषणा की थी। अपने मिशन में फेल होने पर युद्ध का चैलेंज देकर लूसियस ब्रिटेन से लौट रहा था। उसे औपचारिक विदाई देने के बाद ब्रिटेन का राज परिवार युद्ध की तैयारी में लग गया, लेकिन इसी बीच सिम्बेलिन को याद आया कि इमोजन न तो इस रोमन से मिलने आई और न हम लोगों के प्रति दैनिक शिष्टाचार निभाने की ही उपस्थित हुई। पूछने पर पता चला कि राजकुमारी के कमरे में ताला पड़ा है। आवाज़ देने पर अंदर से कोई बोल भी नहीं रहा है। उसके नौकर पिसेनियो का भी पता नहीं है। रानी खुश थी कि हो सकता है कि मेरे द्वारा दिया हुआ द्रव पीकर वह दुनिया से विदा हो गई हो। तब तो ब्रिटिश राज सिंहासन की मैं हकदार हो जाऊंगी। क्लोटन को विश्वास हो गया कि इमोजिन कहीं भाग गई। वह उसके संबंध में उधेड़ बुन कर ही रहा था कि पिसेनियो वहां आ पहुंचा। जब क्लोटन ने उसकी इमोजिन का पता पूछा तो पिसेनियो ने उसे वही चिट्ठी पकड़ा दी जो पस्थ्यूमस ने उसके पास भेजी थी। बदले की भावना से उद्वेलित हो क्लोटन ने पिसेनियो से पस्थ्यूमस का सूट मंगवाया। उसने तय किया कि उसी कपड़े को अपनी पीठ पर बांधे वह पस्थ्यूमस का काम तमाम करेगा और बाद में वही इमोजिन की इज्जत लूटेगा। इसके बाद इमोजिन को धक्का मारकर दरबार में ले जाकर अपमानित करेगा। अब वह जल्दी से जल्दी मिलफोर्ड पहुंचना चाहता था। संयोग से इमोजिन भी उसी गुफा पर जा पहुंची जहां उसके दोनों भाई मार्गन के साथ रह रहे थे। चलते चलते वह थक कर चूर हो गई थी। आवाज़ लगाने पर भी जब भूंदरे से कोई उत्तर न मिला तो इमोजिन अपनी तलवार संभालते गुफा के अंदर जा पहुंची। वहां कोई न था। भूख से परेशान इमोजिन ने वहां रखा मांस खाना शुरू कर दिया। इसी बीच यहाँ के तीनों सदस्य शिकार करके आ पहुँचे। उसके भाई गाइटेरियस और आर्विरेगस भी थके मांदे और भूखे थे। उन्होंने सोचा कि तीनों सदस्य शिकार के पहले का रखा हुआ मांस खाकर भूख मिटा लें, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि एक अलौकिक हसीन नौजवान उनके मांस का उपभोग कर रहा है। इमोजिन ने उससे कहा कि यदि तुम लोग न आते तो मैं इस गोश्त का दाम यहाँ रखकर अपनी यात्रा पर बढ़ जाता। इमोजिन ने उन्हें अपना नाम फिडेल बताया। इमोजिन ने अपना नाम वहाँ पे वो फिडेल बताया और कहा कि मैं अपने संबंधी से मिलने मिलफोर्ड जा रहा था। क्षमा करें, भूख से पीड़ित होने के कारण मैंने बिना पूछे मांस खा लिया। मॉर्गन ने इमोजिन से कहा कि हम लोग मानवता विहीन नहीं हैं, इसके लिए तुम्हें दंड दें। उसने सलाह दी, रात में यात्रा करने से अच्छा होगा कि खा पीकर तुम यहीं विश्राम करो। वनवासी उन दोनों युवकों ने भी इस यात्री के साथ ऐसा आत्मीय व्यवहार किया कि इमोजिन का मन बोल उठा, काश ये दोनों मेरे खोए हुए भाई होते। बाद में नियति ने क्लोटन को भी इसी स्थान पर पहुंचा दिया। विलेरियस
कि गुफा के पास पॉस्थुमस की पोशाक पहने वह सोच रहा था कि यदि यही उन दोनों से मिलने की बात है, मैं यही पॉस्थुमस का काम तमाम करके उसकी प्रेसी पर हावी हो जाऊंगा। मन ही मन बोला, मैं पॉस्थुमस से किसी तरह खराब नहीं हूँ, धन दौलत और मान मर्यादा में तो मैं उससे बेस ही हूँ। फिर भी यह बुद्धू लड़की मेरी अवहेलना करती है। उसे आज मजा चखा दूंगा। उसे ले जाकर उसके बाप के सामने पेश कर दूंगा। रोज की तरह आज भी गुफावासी शिकार के लिए तैयार हुए। अस्वस्थ होने के कारण इमोजिन उनके साथ न जा सकी। रोग से छुटकारा पाने के लिए उसने पिसैनियों द्वारा दिया हुआ द्रव पी लिया। उसे जल्दी लौटने का आश्वासन दे सभी गुफा से बाहर निकल पड़े। बाहर आते ही बिलेरियस ने क्लोटन को यह कहते हुए सुना कि उन भगोड़ों को का कहीं पता नहीं है। उस शैतान ने मुझे धोखा दिया है। बिलेरियस क्लोटन को पहचानता था। उसे लगा कि यह हम ही लोगों को खोज रहा है। गाइडेरियस ने मार्गन को सलाह दी कि छोटे भाई के साथ जाकर इसके साथियों का पता लगावे। मैं इससे अकेले ही निपट लूंगा। गाइडेरियस को अकेला देखकर क्लोटन ने उसे डांटना फटकारना शुरू किया। उससे बोला, तू कोई उपद्रवी पहाड़ी है या गुलाम? मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहा है? यह सुनते ही गाइडेरियस ने उससे कहा कि तू अधम है, तुम्हारी बात का जवाब है घूसा। इसके जवाब में क्लोटन ने डाकू चोर कहकर उसकी भर्त्सना की। बोला कि मैं ब्रिटेन की रानी का बेटा क्लोटन हूँ। आत्मसमर्पण करो, अन्यथा तुम्हारे साथी तुम्हारे साथियों का सिर धड़ से अलग करके लंदन टाउन के गेट पर लटका दूंगा। बेचारा क्लोटन तो ऐसा न कर पाया। हाँ, गाइडेरियस उसका कटा सिर जरूर लेकर बिलेरियस के पास जा पहुंचा। यह देखते ही बूढ़े का माथा ठनका। बोला, अब तो यह सब विपत्ति में पड़ जाएंगे। हमें राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन इन नौजवानों को क्या पता था कि क्लोटन की हत्या का क्या फल होगा। बिलेरियस आज आखेट के लिए नहीं गया। एरविरेगस को फिडेल के साथ खाना तैयार करने के लिए गुफा में भेज दिया। क्लोटन का सिर बहाकर ग्लाइडेरियस ज्यों ही लौटा तो देखा कि एरविरेगस मृत प्राय इमोजिन को गुफा से बाहर उठा लाया है। इस आकस्मिक दुर्घटना से सभी चिंतित हो उठे। एरविरेगस ने उन्हें बताया कि कुशन के सहारे अपना गाल रखे यह नौजवान जमीन पर ऐसे पड़ा था मानो सो रहा हो। उन्होंने तो तय किया कि फिडेल का शव माँ यूरिफिल की कब्र के पास ही दफना दिया जाए। बिलेरियस ने कहा कि यद्यपि क्लोटन हमारा शत्रु था, फिर भी वह रानी का बेटा था, इसलिए उसे भी सम्मान के साथ दफनाना उचित होगा। फलतः फिडेल के पास ही क्लोटन का भी धड़ रख दिया गया। लेकिन द्रव का प्रभाव समाप्त होते ही इमोजिन थोड़ी ही देर बाद होश में आ गई। उसने देखा कि यह वह गुफा नहीं है जहां वह अपने साथियों के लिए खाना बना रही थी। और यहाँ वह धड़ कैसा है? इसका कपड़ा तो पॉस्थुमस जैसा ही है, इसके हाथ पांव सब उसी की तरह हैं। क्या पॉस्थुमस की हत्या कर दी गई है? लगता है उसी धोखेबाज पिसैनियों ने क्लोटन से मिलकर मेरे नाथ की हत्या कर दी। उस बेईमान ने जो औषधि मुझे अमृत कहकर दिया था, उसके विषैले असर का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। उस धड़ को पॉस्थुमस का समझ इमोजिन विलाप करते करते मूर्छित हो उस पर गिर पड़ी। संयोग से इस मौके पर रोमन जनरल लूसियन अपने कैप्टन और एक भविष्यवक्ता के साथ उधर आ रहा था।
संयोग से इस मौके पर रोमन जनरल लूसियन अपने कैप्टन और एक भविष्यवक्ता के साथ उधर आ पहुंचा। भविष्यवक्ता ने लूसियस को विजय का विश्वास दिलाया। जब यह सब बातें हो रही थी कि लूसियस की निगाह वहां पड़े धर पर पहुंची। वह बोल उठा कि यह तो किसी शालीन आदमी का शव लगता है। देखा तो उस मुर्दे पर सिर रखे जो नौकर पड़ा था, वह जीवित है या अपने स्वामी के लिए उसने भी शरीर त्याग कर दिया है। नौकर जीवित था। अब इस दुखद कांड की जानकारी के लिए पूछे गए लूसियस के प्रश्नों के उत्तर में इमोजन ने उसे अपने मालिक का नाम रिचर्ड और अपना नाम फिडेल बताया। उसने यह भी कहा कि मेरा मालिक वीर था, उसने ब्रिटेन की बड़ी सेवा की थी। इमोजन की बातचीत से प्रभावित हो लूसियस ने उसे अपनी सेवा में ले लिया। सिम्बेलिन चारों ओर परेशानियों से घिर गया था। एक ओर रोमन सैनिक दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, दूसरी ओर उसकी पुत्री और रानी के बेटे का कहीं पता न था। राजा के दोनों बेटों के साथ बिलेरियस जहाँ रहता था, वह अंचल भी अब सुरक्षित नहीं रह गया था। ये दोनों नौजवान भी युद्ध में अपना कौशल दिखाना चाहते थे, लेकिन बिलेरियस वहां से बच निकलने में ही फायदा समझता था। उसका तर्क था कि क्लोचन की मृत्यु के लिए हम सब उत्तरदायी समझे जाएंगे और नतीजा होगा मृत्युदंड। उसका तर्क सुनने के बाद भी दोनों लड़के लड़ाई में सक्रिय भाग लेने के लिए उतावले थे, जिन्हें जिंदगी की परवाह न थी। इसी प्रकार का कर्तव्यबोध पॉस्थुमस के मन में भी था। इटालियन सेना के साथ वह ब्रिटेन पहुंच चुका था। हाथ में रक्त रंजित रुमाल ले इमोजन की हत्या पर पश्चाताप कर रहा था। भावुकतावश उसने निर्णय किया कि अपनी प्रेसी के राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा। रोमन वर्दी के बदले ब्रिटिश किसान के वेश में रोम के विरुद्ध लड़ाई करके अपनी प्रेसी के लिए वह बलिदान हो जाएगा। ब्रिटिश और रोमन सैनिक आमने सामने आ चुके थे। साधारण ब्रिटिश सैनिक वेश में पॉस्थुमस ने आइकिमो को परास्त कर दिया। एक साधारण ब्रिटिश सिपाही से मात खाकर आइकिमो सोचने लगा कि जिस देश की राजकुमारी के साथ मैंने धोखेबाजी की थी, उसी अपराध बोध के कारण मेरा पौरुष कुंठित हो गया है, नहीं तो ऐसे गंवार सिपाही से मैं कैसे हार जाता। फिर भी रोमन सेना के सामने ब्रिटिश सेना के पैर उखड़ गए। राजा सिम्बेलिन बंदी बना लिया गया। मौके पर पहुंचकर बिलेरियस, गाइडेरियस और एविरेगस ने पॉस्थुमस के सहयोग से राजा को मुक्त करा लिया। सभी लोग इन लोगों की बहादुरी की चर्चा होने लगी। इस उपहार के बाद ही पॉस्थुमस का मन बदला। वह न तो अब लड़ाई में भाग लेगा और न ब्रिटेन का साथ देगा। इसका परिणाम हुआ कि ब्रिटिश कैप्टन के पूछने पर ज्यों ही उसने रोमन सैनिक कहकर अपना परिचय दिया, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। पॉस्थुमस ने जेल में थोड़ी राहत महसूस की। उसने सोचा कि यह स्थान तो चिर स्वतंत्रता के लिए सहायक बनेगा। जीवन से मुक्त हो इमोजन से मिलने के लिए वह उत्सुक था। बड़ी बेसब्री से मृत्यु का इंतजार कर रहा था। यह सब सोचते सोचते वह सो गया। बस इतने में ही गंभीर संगीत धुन के साथ पॉस्थुमस का पिता सिसिलियस, उसकी मां तथा लड़ाई में हत उसके दो छोटे भाइयों की प्रेम मूर्तियां आकर उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। ये सभी पॉस्थुमस के जीवन में आए उतार चढ़ाव से परिचित थे। उसकी वर्तमान दशा से राहत दिलाने के लिए उन्होंने जुपिटर से प्रार्थना की। उनकी विनती से द्रवित हो देवराज जुपिटर प्रकट हुए। उन्होंने अपने आशीर्वाद में कहा कि पॉस्थुमस सुखी और यशस्वी होगा। जिस इमोजन से उसकी शादी हुई थी उसे पुनः प्राप्त करेगा। यह कहकर गरुड़ पर सवार होकर अपने लोक विदा हो गए। वे प्रेम मूर्तियां भी लुप्त हो गईं। जागने पर पॉस्थुमस को पछतावा हुआ कि मैं अपने परिजनों का आदर सत्कार न कर सका। वे लोग रूठ कर चले गए। उसी जगह एक अलौकिक पुस्तक पड़ी देख उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें भी पॉस्थुमस के दुर्दिन का अंत होने और ब्रिटेन के सुखी समृद्धशाली होने की भविष्यवाणी की गई थी। कहाँ वह इस प्रकार के सुनहले सवेरे की बात सोच रहा था और कहाँ आ गया जेल। पूछा, फांसी के लिए तैयार हो ना?
पस्थ्यूमस ने उत्तर दिया कि मैं तो इसके लिए कब से तैयार बैठा हूँ। जेलर और पस्थ्यूमस में बातें हो रही थी कि एक संदेशवाहक ने आकर जेलर से कहा कि अपनी हथकड़ी बेड़ी हटा दो और इसे राजा के सामने ले चलो। इस समय सिम्बेलिन के पास विलेरियस, गाइटेरियस, एर्विरेगस, पिसेनियो तथा अन्य लोग जुटे थे, लेकिन राजा उस वीर के लिए परेशान था जिसके पास कायदे की सैनिक पोशाक भी न थी। फिर भी उसने राजा की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। शत्रु के दांत खट्टे कर दिए थे। राजा ने ब्रिटेन की रक्षा के लिए विलेरियस और उसके दोनों पुत्रों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें नाइट पद से विभूषित कर दिया, अपना पार्षद बना लिया। विजय का यह हर्षोल्लास गम में उस समय बदल गया जब डॉक्टर कॉर्नेलियस ने आकर उसे रानी के मरने की सूचना दी। उसने राजा को बताया कि मरने से पूर्व रानी ने कबूल किया था कि वह आपको नहीं बल्कि आपका राजकीय सत्ता व ऐश्वर्य को प्यार करती थी। उसने यह भी कहा था कि आपकी बेटी यदि भाग न गई होती तो वह उसे जहर देकर मार डालती। उसने इससे भी खतरनाक जो बात बताई उसके अनुसार वह आप एक ऐसे जानलेवा द्रव का प्रयोग करना चाहती थी जिससे आप धीरे धीरे गल जाते। इसी बीच सेवा और प्यार से आपका मन जीतकर अपने बेटे को सिंहासन का मालिक बना देती, लेकिन बेटे के अचानक लापता हो जाने के कारण यह काम न कर सकी और इसी अफसोस में उसने अपनी जान भी गंवा दी। अब राजा की आंखें खुली। उसने माना कि उसकी लड़की इमोजिन अपनी सौतेली माँ की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। राजा सिम्बेलिन के जीवन का दुखद पक्ष अब समाप्त होने वाला था। रोम के विरुद्ध उसने युद्ध जीत लिया था। उसके सामने रोमन सेनाध्यक्ष केयस लूसियस, ये रोमन सेनाध्यक्ष था केयस लूसियस। उसके सामने रोमन सेनाध्यक्ष केयस लूसियस, आइकिमो और दूसरे बंदी खड़े थे। इन लोगों के पीछे था पस्थ्यूमस और फिडेल के रूप में इमोजिन। बंदी रोमन सैनिकों के अपराध की सजा थी मृत्युदंड। लूसियस इससे इनकार भी कैसे करता। हाँ, उसने राजा के एक विनम्र मांग अवश्य की। उसने कहा कि कृपया मेरे नौकर को मुक्त कर दें। वह बड़ा ही कर्मठ, आज्ञाकारी और संवेदनशील युवक है। यद्यपि उसने रोमन मालिक की सेवा की है, लेकिन है वह ब्रिटिश। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसने उस बालक भृत्य से कहा कि तुम्हारा चेहरा परिचित लगता है, अपने लगते हो। तुम्हें मुक्त करने के साथ मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी करने का वचन भी देता हूँ। इसके साथ ही राजा ने उसे अपना निजी परिचारक बना लिया। अब इमोजिन ने राजा के माध्यम से आइकिमो से पूछा कि तुम्हारे हाथ में जो हीरे की अंगूठी है कहाँ से आई। राजा के सामने उसने कबूल किया कि ये अंगूठी निर्वासित लियोनटस की थी। और मैंने मक्कारी से इसे हथिया लिया। फिर भी अपनी निजता की सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पस्थ्यूमस अपने को रोक न सका। उसने इस झूठे दगाबाज इटालियन की भर्त्सना की। उसने राजा से प्रार्थना की कि इमोजिन की हत्या करा देने के लिए जो सजा देना चाहे दे। फिडेल ने पस्थ्यूमस को शांत रहने और अपनी बात सुनने की अपील की। पस्थ्यूमस ने उसे तमाचा जड़ दिया, कहा कि इस तुच्छ नौकर को दो बड़ों की बात के बीच टपकने की यह सजा थी। एक ही तमाचे में इमोजिन के होश हवास गुम हो गए। पास ही खड़े पिसेनियो ने पस्थ्यूमस को बताया कि यही मेरी और आपकी दोनों की मालकिन है। यह सुनते ही इमोजिन ने पस्थ्यूमस को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बेटी को सही सलामत देख राजा भी खुश हो गया।
क्लोटन के संबंध में पिसैनियो ने राजा को बताया कि राजकुमारी इमोजिन का सतीत्व हरण करने की मंशा से वह पॉस्थ्यूमस की पोशाक पहनकर मिलफोर्ड गया था। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। पास ही खड़ा गाइडेरियस बोल उठा कि मैंने उसके जीवन की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। यह सुनते ही राजा ने गाइडेरियस को फांसी की सज़ा सुना दी, लेकिन ज्यों ही अभियुक्त को बांधकर वहां ले जाने का आदेश दिया कि बिलेरियस बोल उठा, महाराज रुकिए, यह आदमी उससे बेहतर है जिसका उसने कत्ल किया है। यह भी आपकी तरह राजकुल में जन्मा है। अब उसने राजा को बताया कि मेरा नाम बिलेरियस है। वो अपना नाम बिलेरियस बताया। मेरा नाम बिलेरियस है। मार्गन नाम से मैं अब तक निर्वासित जीवन बिताता रहा। ये मार्गन नाम से वो अपना जीवन बिलेरियस वो बिताता रहा। ये दोनों तरुण जो मुझे अपना पिता मानते हैं, वे आपके ही पुत्र हैं। यहाँ पे गिल्डेरियस और एर्विरेगस सपोज्ड सन्स टू बिलेरियस। यहाँ पे ये बिलेरियस का पिता माना जाता था, जो कि ये राजा सिम्बेलिन के ये दोनों बेटे हैं। आप ही के दोनों पुत्र हैं। 20 वर्षों तक मैं इन दोनों का लालन पालन करता रहा। गाइडेरियस के गले पर लाल रंग का पैदाइशी मस्सा देखकर राजा ने उसकी पहचान कर दी। इस समय अपनी 3 संतानों को पाकर राजा सिम्बेलिन आत्मविभोर हो उठा था। इमोजिन, उसकी डॉटर और ये दोनों बेटे। बिलेरियस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राजा ने उसे भाई की तरह अपना बना लिया। इस आनंद और सुख के वातावरण से राजा किसी को वंचित नहीं रखना चाहता था, रोमन युद्धवासियों को भी नहीं। लेकिन उसे उस कृषक सैनिक की अनुपस्थिति खटक रही थी जिसने उसकी प्राण रक्षा की थी। राजा की बात सुनते ही पास में खड़े पॉस्थ्यूमस ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैंने ही आइकिमो को युद्ध से खदेड़ा था, उसे खत्म भी कर सकता था। आइकिमो इस समय शर्म से पानी पानी हो गया। अपने अनैतिक कर्म के लिए अपना अंत कर देने की प्रार्थना करते हुए उसने पॉस्थ्यूमस से कहा कि मेरी जान लेने के पहले पॉस्थ्यूमस ने भी आइकिमो को क्षमा कर दिया, नेक जीवन बिताने की सलाह दी। अपने दामाद की इसी भावना से प्रेरित हो राजा ने भी आम माफ़ी की घोषणा की। अपनी उदारता का परिचय देते हुए उसने लूसियस से कहा कि यद्यपि हम विजयी हुए हैं, फिर भी रोम को कर देते रहेंगे। अफसोस है कि रानी की गलत सलाह के कारण हमने कर देना बंद कर दिया था। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सिम्बेलिन प्ले समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्ले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।